गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10 राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 आपका जो सिविक्स का है संघवाद उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं जो आपको पढ़नी या हमें समझनी होंगी। तो संघीय व्यवस्था को हम फेडरलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं जो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। संघीय व्यवस्था में प्रत्येक सरकार के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन संविधान में किया गया है। संविधान के मौलिक प्रावधानों का अब देखें तो एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों में द्वारा ही होते हैं। अदालतों को संविधान और दोनों स्तरों की सरकारों के अधिकार को व्याख्या करने का अधिकार है। और संघीय शासन व्यवस्था एक का कार्य देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान होता है। भारत में जम्मू कश्मीर, बट अब जम्मू कश्मीर भी नहीं है ऐसा राज्य। जम्मू कश्मीर 370 हट गई है जिसका अपना संविधान है, तो ये स्टेटमेंट अब गलत हो जाएगी। जम्मू कश्मीर भी हट गया है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में जो है वो राज्यों की तुलना में जो है केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। और भारत संविधान में हिंदी के अलावा भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। विषय की यह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है वह संघ सूची कहलाता है। और संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं। पहला प्रश्न देखें। सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चन करेंगे, देन हम लॉन्ग आंसर करेंगे। तो पहला है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो वो 40% है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया? तो वो 22 भाषाएं टोटल, तो आप इसमें 22 भाषा कर लेंगे। तीसरा है, एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है, तो वो गठबंधन सरकार होती है जब मिलकर बनाई जाती है। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो उसे मेयर कहते हैं और गांव वाले को सरपंच कहते हैं। भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को था, बट अब आपका नहीं है। तो अब आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लिखेंगे अब किसी भी राज्य को दर्जा प्राप्त नहीं है और जम्मू कश्मीर पे टिक भी कर देंगे। बाय चांस आपको CBSE पहले का डाटा पूछ रही हो। छठा प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो अगर मतभेद हो जाए तो वो न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन वाली व्यवस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, तो वो नगर पालिका और नगर निगम होता है, तो आप इसमें ये कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व केंद्र सूची में शामिल नहीं है? रेलवे है, मुद्रा भी है, कानून व सुरक्षा जो है वो केंद्र सूची में नहीं है, बैंकिंग है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया जाता है? 3 सूचियों में। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया था? तो जब वो 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? 36 लाख लोगों का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एकात्म शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन एक ही स्तर पे हो तो उसे एकात्म शासन व्यवस्था कहते हैं। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? तो कई पंचों को मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। बाकी क्वेश्चन सेम है, आगे हम देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया है? तो वो सूची बना के एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो बाकी बची है वो अवशिष्ट शक्तियाँ आ जाती हैं। तो संघ सूची में आ गया प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, और जो कि राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो हमारा किस में आ गया? केंद्र सूची में। राज्य सूची, राज्य है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये प्रांतीय महत्व के विषय हैं, ये राज्य देखेगा। और समवर्ती सूची, शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, ये सब इन सब से अलग है, तो ये भी केंद्रीय देखेगा। अवशिष्ट शक्तियाँ वह विषय जो ऊपर की 3 सूचियों में नहीं है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अगर कोई भी इनमें से नहीं आ रहा तो वो केंद्र सरकार ही देखेगी। तो ज़्यादातर स्वामित्व के जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर से होता है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों से सीधे भागीदार बनाना संभव होता है और सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना।
स्थानीय शासनकर्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, उससे अलग एक विशेषता बताइए। तो भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता, ये दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया है। और अलग विशेषता ये है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 क्षेत्रों सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। चौथा प्रश्न है, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण के प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास करे गए। तो उन्होंने स्थानीय निकायों को चुनाव नियमित रूप से करवाए, कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करी, और पंचायत, नगर पालिका, इन सबको एक स्वतंत्र संगठन का नाम दिया, और राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ स्थानीय निकायों का देना पड़ा, यानी वो किसको देंगी, वो गाँव को देंगी। संघवाद और संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। तो संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्र सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक सरकार होती है, और ये राष्ट्रीय महत्व पर कानून बनाती है, और राज्य सरकारें राज्यों से संबंधित विषयों पर कानून बनाती है। दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र अपना काम करती है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। भारत की भाषा नीति क्या है। तो भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी और अन्य 21 भाषा जो है अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि हमारे संविधान में है। भारत को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी भाषा प्रदेशों को देखते हुए। यानी अगर पंजाब में है तो पंजाबी भाषा वहाँ पे अच्छी है, और गुजरात में गुजराती है, ऐसे है। सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है। यानी इस राज्य में मुख्य भाषा कौन सी है, तो गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, बंगाल में बंगाली है, केरला में तमिलनाडु में तमिल है, केरला में कन्नम कुछ लैंग्वेज होती है, वो होती है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, 1992 में पूर्व विकेंद्रीकरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहर में नगर पालिका की स्थापना करी गई, और राज्य सरकार और स्थानीय जो संस्थाएं थी वो राज्य सरकारों के अंदर रखी गई, और स्थानीय संस्थाओं का चुनाव भी नियमित समय पर नहीं कराए जाते थे, और स्थानीय संस्थाओं के पास अधिकार भी नहीं था और संसाधन भी नहीं थे। एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट करिए। एकात्मक इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, और इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती हैं, और इसमें एक ही नागरिकता होती है, और केंद्र सरकार राज्य से शक्तियाँ ले सकती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार जो होती है वो अपेक्षित होती है, कमज़ोर होती है। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती है, और कई संघीय व्यवस्था अपने देश में दोहरी नागरिकता करती हैं। दोनों स्तर की सरकारें अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। 9वां प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें, गठबंधन सरकारों में आने वाली केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। केंद्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी, केंद्र राज्य तनाव में कमी, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार, और केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यों के हितों का ख्याल। 10वां प्रश्न है, पंचायतों की मुख्य परेशानियों का वर्णन करें। तो पंचायतों की मुख्य परेशानी क्या होती है, वहाँ पे जागरूकता का अभाव होता है, धन का अभाव होता है, अधिकारियों की मनमानी होती है, और जन सहभागिता में लोग ना बहुत कम भाग लेते हैं। और इसमें हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना, और चुनाव नियमित रूप से नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के अंडर जो राज्य सरकार है उन्हें भी काम करना होता है। इस तथ्य को साबित करने के लिए मुख्य सिद्धांतों के लिखिए। तो भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय तीनों स्तरों पर सरकारें हैं। भारत में एक लिखित और एक विस्तृत संविधान है। प्रत्येक स्तर की जो सरकारें हैं वो विभिन्न क्षेत्र में संविधान में स्पष्ट वर्णित है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक ही स्तर अकेले नहीं बदल सकती, और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का अधिकार है।
और केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना, और वित्तीय स्वायत्तता के केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रही क्योंकि आपका पेपर भी जल्दी है और आपको चैप्टर्स भी बहुत करने हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है हमने वो सारे ही कवर कर लिए हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।